नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले रुख करते हैं हेडलाइंस का। चीन के खिलाफ मोदी सरकार की बड़ी जीत, पीछे हटने पर दुनिया भर में चीन की हो रही किरकिरी। मोदी सरकार ने ट्विटर को लगाई फटकार, कहा कानून तोड़ा तो होगी सख्त कार्रवाई। उद्धव सरकार की घटिया राजनीति आई सामने, गवर्नर को सरकारी प्लेन से उतारा। ममता के गढ़ में गरजे अमित शाह, चौथे चरण की परिवर्तन यात्रा को दिखाई हरी झंडी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने किया पीएम मोदी को फोन, भारत से लगाई वैक्सीन की गुहार। अब रुक करते हैं पहली खबर की ओर। भारत चीन सीमा पर 9 महीने से चल रही तनातनी खत्म हो गई है। भारत की जीत हुई है और चीन को पीछे हटना पड़ा है। इस बात की जानकारी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में दी है। संसद में उन्होंने कहा कि सीमा पर भारत और चीन दोनों तरफ की सेना अपनी पुरानी पोस्ट पर लौट रही है। पैंगोंग लेक से दोनों देश की सेनाएं पीछे हटेगी। फिंगर 8 के पीछे चीन जाएगा और भारत अपने सैनिकों को फिंगर 3 के पास अपनी स्थायी बेस पर रखेगा। डॉक्टर मनीष, जिस तरह से अब तक विपक्ष भारत की रणनीति पूछ रहा था और अब भारत के लिए ये बड़ी जीत साबित हो रही है। देखिए, विपक्ष के बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष लगातार चीन के मसले को लेकर के अनर्गल सवाल पूछता आ रहा है, इलॉजिकल बातें करता आ रहा है। दरअसल ये जो फैसले होते हैं, ये फैसले पॉलिटिशियंस नहीं लेते, ये फैसले एक्सपर्ट्स लेते हैं। 9 राउंड बातचीत हुई है दोनों तरफ की सेना के जनरल्स के बीच में और उसके बाद ये करार पे ये लोग पहुंचे हैं। लेकिन सवाल कुछ और है। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान और चीन के साथ जो बॉर्डर के ऊपर जो तनाव था, जिसमें चीन को पीछे हटना पड़ा है। आप ये समझिए कि पूरी दुनिया में चीन एक सुपर पावर के रूप में उभरना चाहता है और इसके लिए वो भारत को एक मोहरा बना करके, भारत के ऊपर एक अटैक करके, उसकी ज़मीन हड़प के एक सबक सिखाने की कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन सैल्यूट करना पड़ेगा भारत की सेना, भारत के उन वीर जवानों की, जिन्होंने गलवान के ऊपर एक करारी शिकस्त चीन की सेना को दी। और आज इस बात की पुष्टि भी हुई है, क्योंकि रशियन न्यूज़ एजेंसी टास ने एक खबर दी है जिसके तहत ये बताया गया है कि गलवान के दिन, गलवान की घटना के दौरान हिंदुस्तान की सेना ने 45 चीनी सैनिकों को अपने हाथ से ही 1-to-1 फाइट में मार गिराया था। और अब जब चीन वापस लौट रहा है, इससे उनकी जो इमेज है एक ग्लोबल पावर की, इसको बहुत बड़ा झटका लगा है। यानी कि भारतीय सेना ने चीनी सेना को करारी शिकस्त तो दी ही, साथ ही पहली बार ऐसा भी हुआ कि भारत की मजबूती के सामने चीन को झुकना पड़ा। वहीं सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट ट्विटर को लेकर भारत ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। भारत सरकार ने ट्विटर से कुछ भड़काऊ कंटेंट अपलोड करने वाले अकाउंट्स को निलंबित करने की बात कही थी, जिसके लिए 1178 अकाउंट्स की लिस्ट भी सौंपी गई। साथ ही सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसे अकाउंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भारत की ओर से ट्विटर को चेतावनी दी गई कि आदेशों का पालन ना करने पर कंपनी के कुछ टॉप अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। डॉक्टर मनीष, क्यों इस तरह की चेतावनी दी गई, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये मामला सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं है, दुनिया के कई मुल्कों में ट्विटर वहाँ के इंटरनल पॉलिटिक्स में एक साइड लेकर के, एक पक्ष बनकर दिखता नजर आ रहा है। जैसे जब कैपिटल हिल में यूएस के अंदर बवाल मचा था, उस दौरान ट्विटर ने वहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को ही परमानेंटली बंद कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। और वो इस बात की साथ वो खड़ा था कि वो एक पक्ष बन गया था कि जो लोग इसके साथ गए हैं वो गलत है, जो भी हो। लेकिन एक प्लेटफॉर्म अगर वो न्यूट्रल है तो वो किसी भी देश के इंटरनल पॉलिटिक्स में किसी का पक्षधर नहीं हो सकता है। ये इस पूरे खेल का जो मूल भाव होना चाहिए। लेकिन यही चीज़ जब हिंदुस्तान के अंदर होता है, जब तिरंगे का अपमान होता है, लाल किले में वो एक भीड़ पहुंच जाती है किसान आंदोलन के नाम पे, तो वहाँ पे ट्विटर उस तरह के अकाउंट्स को, उस तरह के हैशटैग को वो प्रमोट करता है, जिससे हिंदुस्तान की इमेज तो खराब होती ही है, साथ ही साथ हिंदुस्तान की जो सरकार है
उसके खिलाफ एक मुहिम सा लगता है। इसी बात को लेकर सरकार ने एक आपत्ति जताई थी। ट्विटर से कहा था कि 1100 के आसपास 1178 उस तरह के अकाउंट्स थे जो इस दौरान, जो लाल किले के दौरान 26 जनवरी को जो दिल्ली में दंगा भड़का था, जो हिंसा भड़की थी, उसके लिए वो जिम्मेदार हैं, उनको सस्पेंड किया जाए। लेकिन ट्विटर ने इस बात को नहीं माना और सिर्फ 500 के आसपास अकाउंट्स को उन लोगों ने सस्पेंड किया और बाकी के अकाउंट्स के बारे में ट्विटर की तरफ से सफाई दी गई कि ये जो बाकी के अकाउंट्स हैं वो जर्नलिस्टों के हैं, वो पत्रकारों के हैं, न्यूज़ वेबसाइट्स के हैं, इसलिए इन्हें हम नहीं सस्पेंड कर सकते हैं। अब ये बात को लेकर सरकार नाराज़ हुई क्योंकि अब जैसे खबर आ रही है कि जिस तरह का एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी जो रची गई थी, जिसके तहत वो टूल किट बांटा गया था, तो कई सारे लोग इसमें बाकायदा शामिल थे। तो सरकार से उनकी बातचीत हुई और सरकार ने बहुत ही सख्ती के साथ ये चेतावनी दी है कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान के कानून को, हिंदुस्तान की सरकार के फैसले को आपको मानना होगा, अदरवाइज आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यानी कि भारत के खिलाफ फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडा को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार की ओर से ट्विटर को चेतावनी दी गई और अगर ऐसा ट्विटर ने इस चेतावनी को नहीं माना तो ये उस पर बहुत भारी भी पड़ सकती है। वहीं महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और महाविकास आघाड़ी सरकार के रिश्ते और बिगड़ गए हैं। बात यहां तक पहुंच गई है कि महाराष्ट्र सरकार ने गवर्नर को सरकारी जहाज इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी। इसके बाद राज्यपाल कोश्यारी को सरकारी जहाज से भी नीचे उतार दिया गया। मामले में मुख्यमंत्री के दोनों सचिव समेत शिवसेना के सचिव मिलिंद नार्वेकर को भी फोन किया गया, लेकिन सभी की तरफ से कहा गया कि इस मामले में सीधे मुख्यमंत्री से बात करनी होगी। डॉक्टर मनीष, आखिर उद्धव ठाकरे की ये किस तरह की राजनीति है? देखिए, ये बहुत ही ओछा, बहुत ही घटिया किस्म की राजनीति है जिसका परिचय उद्धव ठाकरे ने दिया है। गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और गवर्नर का सम्मान करना हर मुख्यमंत्री, हर राज्य के मुख्यमंत्री का ये दायित्व होता है कि आप उस संवैधानिक पोस्ट को आप उस तरह का इज्जत दें। अब मसला यहाँ पे ये था कि कोश्यारी साहब को देहरादून जाना था। इसके लिए उन्होंने पहले से वो इत्तला दे रखी थी, बता रखी थी बात को कि फला तारीख को आज वो जाने वाले हैं। अब वहाँ पे जैसा कि आपने बताया कि लगातार अधिकारियों से बातचीत होती रही लेकिन कोई फैसला नहीं आया। अब ये चाह रहे थे कि भाई गवर्नर सीधे चीफ मिनिस्टर को फ़ोन करके गुजारिश करें कि उन्हें देहरादून जाना है, इसलिए हमें वो इजाज़त दे दे। तो हुआ ये कि इसके बाद कोश्यारी साहब एयरपोर्ट पहुंचते हैं, सरकारी जो हवाई जहाज़ है उसके अंदर वो बैठ जाते हैं। उनको लगा कि भाई फिर भी ये परमिशन दे दिया जाएगा, लेकिन 20 मिनट तक वो उस सरकारी जहाज़ में बैठे रहे लेकिन कोई परमिशन नहीं आया। हार के कोश्यारी साहब को, महाराष्ट्र के गवर्नर को प्लेन से उतरना पड़ा और उन्होंने एक कॉमर्शियल फ़्लाइट में टिकट लेकर वो देहरादून पहुँचे हैं। ये बताता है कि हमारे जो महाराष्ट्र के अंदर जो राजनीति है और वहाँ के जो राजनेता है वो किस प्रकार के बौने हैं कि जिन्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि संवैधानिक संस्थाएं और जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं इनका रिस्पेक्ट किस तरह से किया जाता है। ये अपने आप में बताता है कि महाराष्ट्र की राजनीति, वहाँ का कल्चर वो गर्त में जा रहा है। यानी कि सत्ता के नशे में उद्धव ठाकरे इस तरह डूबे हैं कि वो संविधान का भी अपमान करने से पीछे नहीं हट रहे। वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान मचा हुआ है। इसी कड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक बार फिर पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे। शाह ने अपने दौरे के दौरान कूच बिहार से परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण को हरी झंडी दिखाई, साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों को भी संबोधित किया। इस दौरान गृह मंत्री ने बंगाल की सत्ताधारी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। डॉक्टर मनीष, क्या मायने हैं इस बार पश्चिम बंगाल के अमित शाह के दौरे के? देखिए, ममता बनर्जी जब सरकार में आई थी तो 2011 में ऐसी ही परिवर्तन यात्रा से उन्होंने शुरुआत की थी और अब भारतीय जनता पार्टी 5-5 इस तरह की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दे रही है। अलग अलग इलाकों में ये परिवर्तन यात्रा जा रहा है। इसमें बड़े बड़े लीडर, लोकल लीडर्स उसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जो आज अमित शाह की जो रैली हुई और जिस तरह के लोग वहाँ पे, जिस संख्या में लोग आए, उसे देखकर तृणमूल के सारे रणनीतिकार के पसीने छूट गए होंगे, क्योंकि जिस जगह पे और जिस तरीके से ये रैली हो रही है और जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं और जो आम लोगों का जो रिस्पांस भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है
उससे साफ साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कैंपेन को बहुत ही सफल तरीके से बंगाल में अप्लाई कर रही है और जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल होती दिखाई पड़ रही है। यानी कि इस परिवर्तन यात्रा के जरिए अमित शाह ने ममता बनर्जी को बता दिया है कि बीजेपी बंगाल में कितनी मजबूत पार्टी बनकर उभर रही है। अब रुक करते हैं कनाडा का। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की। यह फोन कॉल खुद कनाडा के पीएम ट्रूडो ने की थी। फोन पर पीएम ट्रूडो ने पीएम नरेंद्र मोदी को कनाडा में कोरोना के हालातों के बारे में जानकारी दी। ऐसे में दुनिया भर के कई देशों के बाद अब कनाडा ने भी भारत से वैक्सीन के लिए मदद की गुहार लगाई है। डॉक्टर मनीष, जिस तरह से किसान आंदोलन के दौरान कनाडा का काफी दखलंदाजी रही थी, तो उसके बाद क्या पीएम मोदी की तरफ से यहाँ कनाडा को वैक्सीन भिजवाई जाएगी? देखिए, कनाडा के वो राहुल गांधी हैं, जस्टिन ट्रूडो वहाँ के राहुल गांधी हैं। उनको ये समझ में नहीं आया कि वो कहाँ नाक अपनी घुसड़ रहे हैं। किसानों के आंदोलन में उन्होंने ट्वीट तो कर दिया, लेकिन वो उन्हीं चीज़ का वो विरोध करते हैं WTO के अंदर कि हिंदुस्तान अपने किसानों को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देता है, ज़्यादा दामों पे अनाज खरीदता है, ये इनजस्टिस है। और WTO में जिस बात को लेकर के कनाडा हिंदुस्तान का अपोज करता है, ठीक उससे उलट वोटों के लिए और ख़ास करके खालिस्तानियों का जो वहाँ पे पूरा एक जो गठजोड़ है, उससे पैसे, उसके चंदे के लिए इन्होंने ट्वीट तो कर दिया। लेकिन अब जब हर तरफ चाइनीज़ और दूसरे वैक्सीन्स फेल हो रहे हैं और हिंदुस्तान का वैक्सीन कारगर साबित हो रहा है, तो ऐसे में कनाडा जो एक डेवलप्ड मुल्क है, उसने प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन करके वैक्सीन की मांग की है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यथासंभव जितनी भी हो सकेगी मदद भारत कनाडा को करेगा। इस खबर के दो मायने हैं, दो महत्व है। पहली बात ये कि एक डेवलप्ड कंट्री जो खुद इस चीज़ के लिए सक्षम हो सकता था, वहाँ के लोग, उस तरह के देश हिंदुस्तान के सामने वैक्सीन के लिए, संजीवनी के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। तो ये तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये फ़ख्र की बात है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से ट्रूडो ने हिंदुस्तान की सरकार को बदनाम करने की उस साजिश में उन्होंने एक भूमिका निभाई थी, अब उनको इस तरीके से हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ रही है। उससे ये जो फर्जी किसान नेता जो दिल्ली के बाहर फर्जी आंदोलन कर रहे हैं, वो इस हिंदुस्तान को पीछे घसीट के लेके आना चाहते हैं। यानी कि भारत की ओर से ये साफ तौर पर बता दिया गया है कि कनाडा ने चाहे जितना भी दखलंदाजी किसान आंदोलन के अंदर की, लेकिन मदद के समय भारत उसकी मदद करने से पीछे नहीं हटेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।